हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस 2025 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज आपकी यह तीसरी क्लास है। दो क्लासेस में हम लोग इस परीक्षा की जो प्रक्रिया है, जो सिलेबस है, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछे जाते हैं, और दूसरी जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि इस परीक्षा के लिए हमें कंटेंट कैसे तैयार करना है, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि उत्तर लेखन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने पिछली दो क्लासेस जो हुई हैं उनको नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उनको देखिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा जो मेंस है, यानी कि जो आपकी मुख्य परीक्षा है, वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक सीक्वेंस में चल रही हैं, और आपको भी एक सीक्वेंस में हमारे साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उत्तर लेखन कैसे करना है। तो इसको हम समझेंगे विभिन्न चरणों के माध्यम से, क्योंकि उत्तर लेखन के विभिन्न चरण होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा, उत्तर लेखन के विभिन्न चरण, ठीक है। तो उत्तर लेखन के विभिन्न चरणों में हम देखें तो सबसे पहला जो आपका चरण होता है वो होता है प्रश्न की समझ, ठीक है। पहला चरण क्या होता है? प्रश्न को समझना, ठीक है। ये चीज तो आप भी समझते होंगे कि कोई प्रश्न होगा पहले तो आप उसको समझेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। तो जैसे एक प्रश्न आपके सामने आता है, तो जैसे एक प्रश्न आपके सामने अगर आता है और प्रश्न ये है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है कि नागर शैली के मंदिर की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आपको समझना है कि कैसे हम उत्तर लेखन के दौरान सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। देखो, एक प्रश्न में 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इस प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि सबसे पहले तो बात किसकी की जा रही है? नागर शैली के मंदिरों की। फिर नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं की, ठीक है। और फिर एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, वर्णन कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका भी बहुत महत्व होता है। तो प्रश्न को कैसे समझना है कि पहले छोटे छोटे टुकड़ों में प्रश्न को बांट लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि हाँ, सबसे पहले बात की जा रही है नागर शैली के मंदिर की, फिर मंदिर की भी क्या? वास्तुकला विशेषताओं की, और उनका करना क्या है? उनका वर्णन करना है। कुछ इस तरीके से प्रश्न को आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो लास्ट में दिख रहा है, वर्णन कीजिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी और चीजें भी हो सकती हैं प्रश्न के अनुसार। जैसे कि हो सकता है यहाँ पर आपको वर्णन की जगह मिल जाए व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको मिल सकता है कि विवरण दीजिए,
ऐसे करके, या फिर हो सकता है आपको देखने को मिल जाए कि मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए, ठीक है। और बहुत से शब्द होते हैं जैसे कि विवेचना कीजिए, और आप देखेंगे तो अगर प्रश्न बदलेगा तो वहाँ पर बहुत से शब्द और देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है, समालोचना कीजिए, आलोचना कीजिए, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरीके से बहुत से शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इनका भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आखिर प्रश्न की मांग क्या है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ तो आप लोग समझ लेंगे कि चलो नागर शैली के मंदिर, क्योंकि आपने कंटेंट तैयार कर रखा होगा, उसकी विशेषताएं भी आपको पता होंगी, ठीक है। लेकिन अंत में पूछा क्या गया है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला शब्द है, यहीं से प्रश्न की जो प्रकृति है वो डिसाइड होगी, ठीक है। जैसे किसी प्रश्न में आ जाता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो आलोचनात्मक थोड़ा सा आप देखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव टर्म में प्रयोग होता है, तो यानी कि वहाँ पर आपको उस चीज़ की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। अगर कहीं पर आ जाता है समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो उस चीज़ की अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं, उनका अनुपात हम समान उसमें रेशियो में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मैं प्रश्न के माध्यम से आपको समझाता चलूँगा। अभी सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी प्रश्न को समझने के लिए हमें कौन कौन से जो स्टेप हैं वो फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रश्न को पहले आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देखेंगे। जैसे कि ये प्रश्न आपके सामने है, पहले मैं इसको पूरा पढ़ के बता दूं कि नागर शैली की मंदिर वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न को कैसे डिवाइड करेंगे कि पहले तो देखेंगे हाँ भाई नागर शैली के मंदिर की बात की जा रही है, फिर आगे वास्तुकला विशेषताओं की बात की गई है, और फिर इनका क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न को आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको मतलब आप इसका उत्तर लेखन कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के जो विभिन्न चरण होते हैं, उनमें पहला चरण होता है प्रश्न को समझना। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, पहला चरण की आपने मान के चलिए प्रश्न तो समझ लिया, अब क्या करना है, अब इसकी रूपरेखा तैयार करनी है, ठीक है। तो दूसरा चरण होगा प्रश्न की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। रूपरेखा को आप सिनॉप्सिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको कह लें माइंड मैप, ठीक है। तो जब आप प्रश्न को समझ लेंगे तो फिर क्या होगा कि आप उत्तर लेखन के लिए इसकी रूपरेखा को तैयार करेंगे, ठीक है। रूपरेखा को आप सिनॉप्सिस के नाम से भी जानते हैं, माइंड मैप के नाम से भी जानते हैं, या फिर एकदम बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा का शब्द प्रयोग करें तो आपका हो जाएगा कि आप एक प्रश्न का खाका खींच लेंगे कि इस प्रश्न में आखिर हमें लिखना क्या क्या है। जैसे कि इसी प्रश्न को अगर हम उदाहरण बनाकर देखें तो सबसे पहले आप जैसे रूपरेखा की बात करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग परिचय दे देंगे कि मंदिर की नागर शैली क्या होती है, परिचय या फिर इसको भूमिका भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि फिर आप इसकी मेन बॉडी पर आएंगे तो देखेंगे कि पूछा क्या गया है कि वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी कि सीधा सीधा आपको इसकी मतलब जो नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है। तो आप फिर जाएंगे कि किन किन आधार पर आप यहाँ पर इस शैली के मंदिरों की जो विशेषताएं हैं वो लिखेंगे। तो आपके आधार क्या हो सकते हैं कि आप लिखेंगे पॉइंट वाइज, तो शिखर की बात कर देंगे कि शिखर कैसा होता था,
फिर मंडप की बात कर लेंगे, गर्भगृह की बात कर लेंगे, ठीक है, आमलक की बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप विभिन्न पॉइंट्स को यानी कि विभिन्न चीज़ों को आधार बनाकर इसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को एक चित्र के माध्यम से दर्शा भी देंगे, ठीक है, कि जो नागर शैली के मंदिर होते थे उसमें शिखर कैसा क्या होता था, तो थोड़ा सा उसका एक मतलब चित्र यहाँ पर बना देंगे, मंडप कहाँ होता था, गर्भगृह कहाँ होता था, आमलक कहाँ होता था, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि फिर आप नागर शैली के मंदिरों का उदाहरण लिख देंगे, तो उसमें दो चार जो मेन मंदिर हैं उनको लिख देंगे, ठीक है। फिर आप क्या कर देंगे कि आप वहाँ पर एक कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन का मतलब होता है कि आप निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न की रूपरेखा बनाई जाती है, ठीक है। और ये जो काम किया जाता है ये किया जाता है रफ वर्क। ऐसा नहीं है कि आप इसको मेन कॉपी पर बनाएंगे, ये एक रफ वर्क होता है। आप कहीं भी कॉपी पर जहाँ रफ कार्य के लिए जगह होती है वहाँ पर प्रश्न का जो सिनॉप्सिस है या जो रूपरेखा है वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कैसे तैयार की जाती है कि सबसे पहले तो परिचय, तो आप यहाँ पर, और ये ऐसा नहीं होता कि इतना सब कुछ आपको वहाँ पर रफ वर्क में लिखना होता है, क्योंकि वो चेक वेक तो कुछ होगा नहीं, ये तो बस आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाता है ताकि आप प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकें। मान के चलिए अगर आप रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो आपका जो प्रश्न होगा वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, आप चीज़ों को उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो माइंड मैप या फिर जो सिनॉप्सिस है या फिर जो रूपरेखा है वो इसलिए तैयार की जाती है ताकि आपका जो प्रश्न है वो एक प्रवाह में दिखे, ठीक है, एक उसमें क्रमबद्धता लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमें रूपरेखा तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें होता क्या है कि आपको इस तरीके से लिखना नहीं होता है, बस हो सकता है कि आप अपने जो रफ वर्क है उसमें सिर्फ इतना लिख दें परिचय, परिचय की जगह आप एब्रीविएशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने परी लिखा और वहाँ पर आपने दिमाग में ही सोच लिया कि हम यहाँ पर सबसे पहले नागर शैली के मंदिरों की थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है, कि नागर शैली के मंदिर कहाँ कहाँ भारत में पाए जाते हैं, कैसा क्या, मतलब जो परिचय होता है, ठीक है, वो उत्तर लेखन के दौरान मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर कि इसकी विशेषताएं हैं तो किस किस आधार पर हम विशेषताएं लिखेंगे, तो आप ऐसे करके वहाँ पर लिख सकते हैं। शिखर की जगह सिर्फ इतना लिख सकते हैं, मंडप की जगह आपने ऐसे लिख दिया, गर्भगृह की जगह सिर्फ गा बना दिया, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके वहाँ से कि लिखना क्या क्या है, ठीक है। फिर चित्र के माध्यम से दर्शा देंगे, तो एक मतलब अपने दिमाग में खाका खींच लीजिए कि कैसा चित्र हमें बनाना है। फिर उदाहरण सोच कर लिख लीजिए थोड़ा सा ऐसे करके कि तुरंत आप उनको लिख पाएँ, और फिर निष्कर्ष में क्या लिखना है, ठीक है। अब एक बात आपके दिमाग में और चल रही होगी कि रूपरेखा बनाना क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर ये सारा जो गेम होगा ये होगा प्रैक्टिस का, जिसने जितने ज़्यादा प्रश्न लिखे हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसका आप आंसर या फिर उत्तर लेखन पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये होगा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस प्रश्न के जवाब में हमें क्या लिखना है, तो वहाँ पर हो सकता है रूपरेखा की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा कि रूपरेखा हमेशा आप बनाएं। जैसे मान के चलिए एक प्रश्न पर आप जैसे 125 शब्दों का प्रश्न है, ठीक है, 8 नंबर वाला, तो उसमें लगना है लगभग आपका 7 से 8 मिनट। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप 1 मिनट या फिर 1 मिनट तो पर्याप्त होगा, ठीक है, 1 मिनट आप रूपरेखा को जरूर दें, ठीक है। एकदम से हड़बड़ी में उत्तर लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो आप रूपरेखा जरूर बनाएं। बाद बाकी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों कि जिनका आंसर आप बहुत बार लिख चुके हों, तो वहाँ पर आप रूपरेखा वाले इस चरण को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जब आप हमारे साथ उत्तर लेखन करेंगे
तो उसमें रूपरेखा जरूर बनाएंगे। जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा उत्तर लेखन के चरण होते हैं, उनको जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है। तो दूसरा चरण क्या है कि उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि कैसे रूपरेखा तैयार की जाती है और कैसे फिर उस रूपरेखा को आधार बनाकर अपना जो उत्तर है वो लिखना पड़ता है। ठीक है। अब तीसरा जो चरण है वो है उत्तर लेखन की। आपने प्रश्न को भी समझ लिया, प्रश्न की रूपरेखा को भी तैयार कर लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, कि आपको अपना उत्तर कैसे तैयार करना है। ठीक है। अब जो तीसरा चरण है वो है उत्तर लिखना। तो अब देखो, आपने रूपरेखा तैयार कर ही ली है, आपको ये भी पता चल गया है कि हमें उत्तर में लिखना क्या क्या है। तो यहाँ पर उत्तर लेखन की कुछ शर्तें हैं। ठीक है। उनको ही देख लें तो आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। एक तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो एक प्रवाह में होना चाहिए और उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है। प्रवाह का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप लिखें, जैसे कि आपने 2 लाइन ऊपर लिखी, उसके बाद फिर अगली लाइन आप लिख रहे हैं, तो उन लाइनों में एक तो ऊपर की लाइन नीचे से कनेक्ट होनी चाहिए, इसी को प्रवाह बोलते हैं। ऐसा ना हो कि ऊपर आप कोई और बात कर रहे हो, नीचे आपकी बात कुछ और हो रही है। ठीक है। तो उत्तर में एक प्रवाह होना चाहिए ताकि जो परीक्षक है वो खुश हो सके और उसे पता चल सके कि आपके पास किसी भी कंटेंट की बहुत अच्छी जानकारी है और आपको एक बेहतर तरीका आता है अपनी जानकारी को प्रस्तुत करने का। ठीक है। तो पहली शर्त यही है कि आपका जो उत्तर है उसमें प्रवाह होना चाहिए और एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरा अगर हम लोग बात कर लें तो हैंडराइटिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मुख्य परीक्षा में हैंड राइटिंग का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छी हैंड राइटिंग हमेशा ही अच्छे मार्क्स दिलाती है। क्योंकि जब भी आप बहुत अच्छा साफ सुंदर लिखते हैं तो हमेशा परीक्षक पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वो आपको अच्छे नंबर देता है। ठीक है। आपने बहुत से लोगों को कहते भी सुना होगा कि अच्छी हैंडराइटिंग से हमेशा आपके ओवरऑल देखे जाएं तो 8 से 10% नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो हैंडराइटिंग का आपको विशेष ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़, अपनी कॉपी को आकर्षक बनाने के लिए या फिर जो आपकी लेखनी है उसको सुंदर दिखने के लिए ज़रूरी होता है एक प्रॉपर गैप। तो 2 शब्दों के बीच में कितना गैप रखना है और 2 लाइनों के बीच में कितना गैप रखना है, इसका आप लोग विशेष ख्याल रखेंगे। ठीक है। हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए और जो भी चीज़ें आप लिख रहे हों, दो दो शब्द हों, तो उनमें आपको देखना होगा कि कितना हमें गैप रखना है और 2 लाइनों के बीच में कितना गैप रखना है। ठीक है। और ये गैप इतना होना चाहिए कि परीक्षक आपकी कॉपी को बहुत आसानी से पढ़ सके। और आपको यही करना है। ठीक है। मेन काम है कि आप परीक्षक को सेटिस्फाइड कर दें। ऐसा ना हो कि आपकी कॉपी ऐसी हो कि जब कॉपी चेक करने वाला उसे देखे तो उसे बड़ी समस्या हो आपका उत्तर पढ़ने में। ठीक है। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर उसको समस्या हुई तो फिर वो आपको समस्या में ला देगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर एक बहुत अच्छी हैंडराइटिंग के साथ में और शब्दों के बीच में और लाइनों के बीच में एक प्रॉपर गैप मेंटेन करके चलना है, ताकि आपका जो उत्तर है वो बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सके और जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे दिखें। ठीक है। अब अगली बात आती है शब्द सीमा की। ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो जीएस के पेपर होते हैं
और जो निबंध होता है उनमें एक शब्द सीमा होती है। जैसे कि जो 8 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो 125 शब्दों में लिखने होते हैं, और जो 12 नंबर का जो प्रश्न होता है वो आपका 200 शब्दों में लिखना होता है। तो ऐसे में आपको एक स्ट्रिक्ट जो शब्द सीमा होती है उसको फॉलो करना होता है। बाद बाकी एक चीज़ और है कि आप लोग सोचते होंगे कि जो आंसर आप लिखते हैं क्या उनके शब्दों को गिना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गिना जाता है, लेकिन जो परीक्षक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अनुभवी होते हैं। तो वो पहले ही देखकर भांप लेते हैं कि ये जो प्रश्न है ये लगभग कितने शब्दों में। ठीक है, यहाँ पर बात मैं लगभग की कर रहा हूँ, क्योंकि कोई एग्जैक्ट तो गिन नहीं सकता है कि 125 लिखे कि या 127 लिखे। और एक चीज़ अपने दिमाग में और बिठा लीजिए कि जो 10-15 शब्द हैं अगर इधर उधर हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। जैसे कि मान के चलिए 125 शब्दों में उत्तर लिखना था, अब आपने 135 लिख दिए, ठीक है, या 125 की जगह हो सकता है कि 115 ही लिख दिए, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप 125 शब्दों का प्रश्न हो और आप उसको खींच कर ले गए 155 160 में, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ से आप पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, जो 30-35 शब्द आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं या 25-30 शब्द एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस घेरता है कॉपी के अंदर, और उसके बाद जो परीक्षक होता है वो समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं शब्द सीमा के बाहर या अंदर का मामला हो चुका है। तो वहाँ पर प्रश्न कटने के आपके जो अंक कटने के पूरे आसार बन जाते हैं। तो शब्द सीमा को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अब ये सारी चीज़ें आपके पास प्रैक्टिस से ही आएंगी, कैसे आप अपने उत्तर लेखन में शब्द सीमा को बांध पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और समझनी जरूरी है कि आप लोग बार बार पूछते भी हैं, आर ओ मेंस में भी आप लोग पूछते हैं कि हम लोग शब्द कैसे गिने, या फिर एक पेज पर कितने शब्द लिखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये प्रश्न बिल्कुल मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसको वैसा समझता हूँ कि एक पेज पर कितने शब्द लिखें। देखो, सबका लिखने का तरीका अलग है, कोई बहुत बड़ा लिखता है, कोई बहुत छोटा लिखता है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका आपने जो शब्द हैं उसको काउंट करने का ये है कि आप जब कॉपी पर लिखें, मुख्य परीक्षा वाली कॉपी पर ही आप लोग उत्तर लेखन करेंगे जिसमें दोनों तरफ मार्जिन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मान के चलिए आपने कुछ लिखा, तो अब आपको इस तरीके से तो काउंट करना नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 आप इस तरीके से काउंट कर रहे हैं। आपको काउंट कैसे करना है, मान के चलिए आपने एक कॉपी पर इस तरीके से किसी उत्तर को लिखा। अब आप यहाँ पर काउंट क्या करेंगे कि आप एक लाइन में कितने शब्द लिख रहे हैं। जैसे आपने देख लिया 1 2 3 4 5 6 शब्द मैं लिख रहा हूँ एक लाइन के अंदर। ठीक है, और एक पेज पर मैं टोटल कितनी लाइनें लिख पा रहा हूँ, तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, मान के चलिए यहाँ पर 7, ज़्यादा हो सकती हैं। मैं आपको बस एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे कि हाँ एक पेज पर मैं 42 शब्द लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी जो शब्द हैं उनको काउंट करना है। ठीक है, एक लाइन में कितने शब्द हैं और एक पेज पर कितनी लाइनें आपने लिखी हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक औसत आ जाएगा कि आप एक पेज पर इतने शब्द लिखते हैं। उसी हिसाब से आप अपनी शब्द सीमा को देख सकते हैं कि कैसे मुझे अपना कितना लिखना है, तो इसी तरीके से आप काउंट कर लेंगे। अब आप मान के चलिए आपने देखा कि हाँ एक पेज पर मैं 80 शब्द लिख पा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपना आंसर कितना लिखना है, यानी कि कितने पेजों में लिखना है। बाद बाकी ध्यान रखना कि किसी प्रश्न में हो सकता है आपने चित्र बनाया हो, या फिर कुछ होता है ना कि हम लोग बहुत सी और भी तरीके से उत्तर को प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर ये स्पेस ज़्यादा भी जा सकता है, तो आप उसी हिसाब से अपना देख लें। बाद बाकी ये चीज़ें आंसर राइटिंग में बार बार आपको बताई जाएंगी। अभी तो बस इतना है कि आप चीज़ों को एक बार समझ जाएं। बाद बाकी जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो रणनीति वाली चीज़ें हैं खासकर, उनको आप प्रॉपर अपनी कॉपी में लिखते रहिए। जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक एक जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में लिखिए, ताकि आप कम से कम इस
उत्तर लेखन के जो विभिन्न चरण हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो सकें, बार बार आपको वीडियो खोलने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर जब आप उत्तर लेखन कर रहे हो तो तुरंत वहाँ पर जाकर आप देख सकें कि हमें कैसे इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि प्रमाणिक तथ्यों को लिखना। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप मुख्य परीक्षा के उत्तर को लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप कोई भी बात लिखेंगे वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी कि प्रमाणिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई भी भ्रामक जानकारी दे दें, ठीक है, या फिर किसी ऐसे सोर्स की बात लिख लें जो कि अपने आप में ही ऑथेंटिक ना हो या फिर भ्रामक हो। ठीक है, तो अपने उत्तर में हमेशा प्रमाणिक तथ्यों को ही आप लिखेंगे। अब प्रमाणिक तथ्य आएंगे कहाँ से? तो प्रमाणिक तथ्य आएंगे प्रमाणिक कंटेंट से। ठीक है, इसीलिए मुख्य परीक्षा के लिए हमेशा ऑथेंटिक राइटर्स की किताबों को पढ़ा जाता है। ठीक है, ताकि आप कहीं भी ऐसे तथ्यों को ना लिखें जो कि अप्रमाणिक हों या फिर भ्रामक हों। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमेशा मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में प्रमाणिक तथ्यों को ही लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर और आती है समय प्रबंधन की। इसके ऊपर पहले बात तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि जब भी उत्तर लिखने बैठेंगे तो जैसे जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आपका 12 नंबर वाला हो गया, एक 8 नंबर वाला, तो 8 नंबर में 125 शब्द लिखने होते हैं और 12 नंबर वाले प्रश्न में आपको 200 शब्द लिखने होते हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि 125 वाले शब्दों का जो प्रश्न होता है इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, और जो 200 शब्दों वाला जो प्रश्न होता है उसमें कितना टाइम लगना चाहिए। तो लोग आपको बहुत आसानी से मोटा मोटा समझा देते हैं, ठीक है, कि इसमें 7 मिनट लगने चाहिए, इसमें 10 मिनट लगने चाहिए। ठीक है, वो एवरेज निकाल लेते हैं कि टोटल आपको पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन में टोटल इतने शब्द लिखने हैं। इसी तरीके से उन्होंने एक एवरेज निकाल के ये 7 और 10 मिनट वाली बात बता दी, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये सारा जो मामला है वो प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे? मान के चलिए अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न लिखने के लिए आता है जो कि आप पहले भी लिख चुके हों या फिर जिसका कंटेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो हो सकता है कि आप उस प्रश्न की रूपरेखा भी ना बनाएं। ठीक है, उसको डायरेक्ट लिख दें और कंटेंट आपको इतनी अच्छी तरीके से पता है कि आपने उस प्रश्न को 4 से 5 मिनट के अंदर ही निपटा दिया। ठीक है, और बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे कि जिनका कंटेंट आपको नहीं आता होगा, लेकिन आपको पता है कि 20 प्रश्नों का उत्तर तो आपको किसी भी हालत में लिखना है, तो उत्तर तो आप लिखेंगे उस प्रश्न का, लेकिन कंटेंट आपके पास नहीं होगा। तो आप फिर बहुत ज़्यादा उस प्रश्न के संदर्भ में विचार करेंगे कि कैसे आप अपनी उत्तर लेखन की जो टैक्टिक्स है, जो चतुराई है, उससे आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो हो सकता है वहाँ पर आपको 7 की जगह 10 मिनट लग जाएं। ठीक है, ठीक इसी तरीके की चीज़ें 12 नंबर वाले प्रश्न में हो सकती हैं कि जहाँ पर आप 10 मिनट की जगह किसी में तो 6 में ही मामला निपटा दें, प्रश्न अगर हल्का पड़ जाए। और अगर थोड़ा सा प्रश्न आपके लिए टफ हो, कंटेंट आपके पास ना हो, आप बहुत अच्छे से उसकी जो सिनॉप्सिस है उसको डेवलप ना कर पा रहे हों, तो हो सकता है 10 की जगह आपको 12 से 13 मिनट भी लग जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक प्रश्न में कितना समय लगना चाहिए, ये पूरा मामला डिपेंड करता है प्रश्न की प्रकृति पर कि प्रश्न कैसा है। टफ है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर सिंपल है तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, बात बाकी इसके ऊपर डिटेल बात मैं करूँगा, लेकिन अभी इसको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। कोई एक ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि मैं आपसे कह दूँ कि 7 मिनट ही लगने हैं, 10 मिनट ही लगने हैं, इससे कम ज़्यादा लगे तो पेपर छूट जाएगा या फिर आपका समय बाद में बच जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी प्रश्न की प्रकृति पर। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं उत्तर लेखन के दौरान, कि जो आपकी कॉपी होती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है। ठीक है, तो ये जो
होता है मार्जिन, यहाँ पर यह हाशिया बोलते हैं, तो इसमें आपको नहीं लिखना होता है। बाद बाकी ओवर राइट नहीं करना होता कि कहीं इस लाइन पर लिख दिया टच करते हुए या फिर ऐसे करके आ गया लिखना आपका, या इधर निकल गया, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ हैं, ये उत्तर लेखन के दौरान सब आपको फिर से बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर लिखना, ठीक है। अब अगला चरण क्या है? अगला चरण है कि अपने उत्तर को आकर्षक बनाना, ठीक है। अभी तक आपने 3 चरण देखे हैं। पहला, प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर प्रश्न की रूपरेखा को बनाएंगे और फिर प्रश्न को लिखेंगे। तो आकर्षक कैसे बनाना है प्रश्न को, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको यहीं पर बता दी आकर्षक बनाने के लिए, वो थी आपकी क्या, हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग के विषय में अभी मैंने उत्तर लेखन वाले चरण में इसको इसलिए बताया क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आकर्षक बनाने के लिए बाद में हैंड राइटिंग को चेंज कर देंगे। ये कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि चलो भाई फॉन्ट चेंज कर दिया। तो ये जो हैंड राइटिंग और जो शब्दों के बीच में गैप या फिर लाइनों के बीच में जो गैप आपको मेंटेन करना है, ये उत्तर लेखन का भाग है, ठीक है। अब जो चौथा चरण आपके सामने है वह क्या है? वह है अपने उत्तर को आकर्षक बनाना, ठीक है। अब उत्तर को आकर्षक बनाने के लिए एक ही चीज आपको करनी होती है, वो होती है जो भी महत्वपूर्ण या फिर जो मुख्य तथ्य हैं उनको रेखांकित करना या फिर अंडरलाइन करना, ठीक है। जैसे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे तो उसमें क्या होगा कि बहुत से ऐसे तथ्य होंगे, ठीक है, या फिर ऐसी जानकारी होगी जो कि विशेष होगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि उस विशेष जानकारी को आपको अंडरलाइन करना होता है ताकि परीक्षक की दृष्टि उन पर अपने आप पहुँच जाए। जैसे मान के चलिए आप कोई प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और वहाँ पर आपने किसी रिपोर्ट का जिक्र कर दिया, ठीक है, उस प्रश्न के संदर्भ में, या फिर कोई आप उदाहरण पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके उत्तर को एक तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बना देती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रभावी बना देती हैं। तो ऐसी चीज़ें जब भी आप लिखें तो तुरंत उनको क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें, ठीक है। और ये जो अंडरलाइन या फिर जो रेखांकित करने का जो प्रोसेस है ये सबसे लास्ट में आता है। पहले तो आप अपना उत्तर लिख लें प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि वहीं पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी फिर उसी को वहीं पर अंडरलाइन करने बैठ गए। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप प्रॉपर उत्तर लिख लें, फिर जब आप देख लें कि वहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है तो तुरंत उसको अलग कलर के पेन से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो नीला पेन होता है और काला पेन, दो ही पेन का आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रयोग कर सकते हैं। बाद बाकी आप चाहे लाल पेन हो इसको तो बिल्कुल भी नहीं, और जो अन्य कलर के पेन हैं उनका भी प्रयोग आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर नहीं करना है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप नीले पेन से अपना प्रश्न लिखें और जो भी चीज़ें आपको रेखांकित करनी हो, जो भी चीज़ें अंडरलाइन करनी हो, वो आप काले पेन से अंडरलाइन कर दें, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको समझनी है कि बहुत ही जो मेन चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है, उसको ही अंडरलाइन करना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उत्तर लिखते हैं उन्हें लगने लगता है कि यहाँ तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है और वो अपने पूरे उत्तर को ही इस तरीके से अंडरलाइन करके चले जाते हैं। तो फिर परीक्षक भी नहीं समझ पाता है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। इसने तो सबको ही अंडरलाइन कर दिया है, तो फिर वो आपको जो भी चीज़ें आपने अंडरलाइन की होती हैं फिर परीक्षक उसको कंसीडर ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम चीज़ों को अंडरलाइन करें, लेकिन वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो उस पूरे उत्तर में सबसे मुख्य हों, ठीक है।
तो चौथा जो चरण होता है उत्तर लेखन का वो यही होता है कि आपको किस तरीके से अपने उत्तर को आकर्षक बनाना है। और आकर्षक बनाने का मतलब कि जो उस उत्तर के मुख्य तत्व होते हैं उनको अंडरलाइन करना, उनको रेखांकित करना। ठीक है, तो ये आपके उत्तर लेखन के 4 चरण हो गए। इन्हीं चरणों को आपको फॉलो करना है और इस क्लास को आपको नोट्स के रूप में सहेज कर अपने पास रख लेना है, क्योंकि उत्तर लेखन की प्रक्रिया में ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक बार मैं फिर से फटाफट चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। देखो, उत्तर लेखन का जो पहला चरण होता है वो होता है प्रश्न को समझना। ठीक है, प्रश्न को आप समझेंगे विभिन्न खंडों में इसको तोड़कर। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था। फिर लास्ट में जो शब्द होता है जैसे वर्णन कीजिए, समीक्षा कीजिए, व्याख्या कीजिए, विवरण दीजिए, विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, समालोचना कीजिए। ठीक है, इस तरीके के भी जो शब्द आते हैं उनको समझना कि उनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, वो मैं आपको प्रश्न के साथ यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो भी प्रश्न आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर भी समझाऊंगा ताकि आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकें। तो प्रश्न को समझेंगे, फिर प्रश्न की रूपरेखा को तैयार करेंगे। रूपरेखा कुछ ऐसे तैयार करेंगे आप रफ पेज पर, और रूपरेखा आपको तैयार करना ही है ताकि आपका जो उत्तर है वो बहुत बेहतर हो सके। फिर जब रूपरेखा तैयार कर लेंगे तो प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न का जब उत्तर लिखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका उत्तर एक क्रम में होना चाहिए, उसमें प्रवाह होना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, शब्दों और लाइनों के बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन होना चाहिए, शब्द सीमा में आपका उत्तर होना चाहिए, प्रमाणिक तथ्यों को लिखना है और समय प्रबंधन कैसे करना है ये देखना है। उसके बाद उत्तर को आकर्षक बनाना है, तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को आप रेखांकित करेंगे और जो पेन आपको प्रयोग करने हैं वो नीले और काले करने हैं। नीले से आप उत्तर लेखन करें और काले से चीज़ों को अंडरलाइन करें। अंडरलाइन कम से कम चीज़ों को करना है जो भी सबसे मुख्य हों। ठीक है, और लाल या अलग कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना है। बाद बाकी अपनी कॉपी में किसी तरीके की ओवर राइटिंग ना हो, ध्यान रखना। जो कटिंग वगैरह होती है या फिर आप एक चीज़ लिखते हैं फिर काटते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं बताना भूल गया, वो इसका पार्ट है उत्तर लेखन का। ठीक है, वो क्या है? वो है वर्तनी शुद्धि। जो भी आप लिखते हैं उसकी जो वर्तनी है वो पूरी तरीके से शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक शर्त होती है उत्तर लेखन की। समझ गए आप? ऐसा ना हो कि जो भी आप लिखें उसकी वर्तनी ही अशुद्ध हो, या फिर जो आपका वाक्य संयोजन होता है वो ठीक ना हो। ठीक है, कि आगे आपका जो संज्ञा वगैरह है या जो चीज़ें हैं वो अलग चल रही हैं और पीछे आप क्रिया को कुछ अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो जो पूरा आपका जो वाक्य संयोजन हो वो भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी ध्यान रखनी है, एक तो वर्तनी शुद्ध हो और जो वाक्य आप प्रयोग कर रहे हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी उत्तर लेखन का पार्ट है, ये भी इसी में शामिल कर लीजिए जो उत्तर लेखन वाला तीसरा चरण था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाद बाकी जो भी और चीज़ें आएंगी वो उत्तर लेखन, ये जो प्रोग्राम है आपको पता है बहुत लंबा चलने वाला है, 1 साल लगभग ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि जो 2025 की मुख्य परीक्षा है वो लगभग आपकी फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल 2026 में जाने वाली है। ठीक है, तो अभी बहुत सी वीडियोज़ आएंगी, तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो फाइनल हो गई और इसी क्लास में जो कुछ समझना था समझ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बार बार मैं डेली आपके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तो आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत अपने कोर्स के ग्रुप में अपने डाउट को वहाँ पर रख सकते हैं, उसका तत्काल समाधान किया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।